प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सभी के सामने सामाजिक अनुसंधान प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण प्रकरण निदर्शन को समझाने के लिए हाजिर हुआ हूँ या इसका अध्ययन करवाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और इसके निदर्शन के जो भाग 1 का हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसमें 2 प्रकार से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, ऐसा हमने आपको पहले भाग में बताया था। पहली विधि थी संगणना विधि, दूसरी विधि थी निदर्शन विधि। तो संगणना विधि के बारे में हम डिटेल से भाग 1 में जान चुके हैं। आज हम निदर्शन विधि का अर्थ तो हम पहले से ही जान चुके हैं, और आज हम निदर्शन विधि के आधार और उसकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले कि हम निदर्शन के आधार और उसकी विशेषताओं को जानें, पहले हम निदर्शन के परिभाषा को एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि निदर्शन होता क्या है। समग्र में से कुछ इकाइयों को अध्ययन के लिए प्रतिनिधित्व के रूप में चुनना निदर्शन कहलाता है। निदर्शन बहुत बड़े समूह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है, जिसमें समूह की समस्त विशेषताएं या समस्त लक्षण विद्यमान होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि निदर्शन एक समग्र का या समूह का या एक बड़े आकार का जो समूह होता है, उस समूह का एक छोटा प्रतिनिधि है, जिसे हम अपने अनुसंधान के लिए चुनते हैं। समग्र पर अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हम समग्र में से कुछ इकाइयों को निदर्श इकाइयों के रूप में चुनते हैं, और ये निदर्श इकाइयाँ उत्तरदाता या सूचनादाता ही होते हैं। संगणना विधि में हम सभी को चुनते हैं। संगणना विधि में हम सभी को चुनते हैं, और भारत में हर 10 वर्ष के बाद में की जाने वाली जनगणना संगणना विधि के अंतर्गत ही आती है। अब हम देखें निदर्शन के आधार। निदर्शन का अर्थ समझ लेने के बाद हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि निदर्शन में थोड़ी सी इकाइयों को बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाता है, यानी कि समग्र का उसे प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाता है। उसके भी कुछ आधार हैं जो इस प्रकार हैं: समग्र की सजातीयता, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना, उचित परिशुद्धता। अब हम इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। समग्र की सजातीयता। अगर समग्र में सजातीयता है या समग्र में समान प्रकार की विशेषताएं हैं, तो हम निदर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी समग्र की सजातीयता होने पर ही हम निदर्शन का प्रयोग करते हैं, और यही निदर्शन का महत्वपूर्ण आधार बनता है। हालांकि हमें निदर्शन में, आप कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे कारखाने में बनने वाली जो 2 वस्तुएं होती हैं पूर्णतः समान नहीं होती। 2 जुड़वा भाई पूर्णतः समान नहीं होते, चाहे वे समान दिखाई दे रहे हों। लेकिन यदि ध्यानपूर्वक हम देखें या विचार करें, तो ऊपरी तौर पर देखने वाली हमें विविधता के अंतर्गत भी हमें एकता दिखाई देती है। अगला आता है प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना। निदर्शन इस मान्यता पर आधारित है कि संपूर्ण समूह में से थोड़ी सी इकाइयों का चयन इस प्रकार किया जा सकता है कि वे समग्र का प्रतिनिधित्व कर सकें। यानी समग्र का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने के कारण ही निदर्शन का प्रयोग किया जाता है या निदर्शन का चुनाव किया जाता है। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि निदर्श की इकाइयों में वे सभी विशेषताएं हों जो मूल समग्र में हों। ऐसा नहीं है कि हम केवल उन इकाइयों को चुनें जो हमारे शोध के लिए जरूरी हैं, या हमने जो उपकल्पना बनाई है वो उसी पर फिट बैठते हों। ऐसा नहीं करना है, बल्कि प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव या जिन इकाइयों को हम चुन रहे हैं, उनमें वे मूल विशेषताएं होनी चाहिए जो समग्र में मौजूद हैं। अगला आता है उचित परिशुद्धता। कोई भी निदर्शन 100% रूप से समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।
फिर भी पर्याप्त मात्रा में परिशुद्धता प्राप्त की जा सकती है। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि निदर्शन की जो इकाइयां हैं, निदर्शन में इकाइयों की संख्या पर्याप्त हो ताकि वो उचित प्रतिनिधित्व कर सकें और उनके अध्ययन के लिए निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक स्थिति का चित्रण कर सकें। इस प्रकार निदर्शन के जो आधार हैं वो यही हैं कि समग्र की सजातीयता, प्रतिनिधित्वपूर्ण चुनाव की संभावना और उचित परिशुद्धता। इसके बाद हम देखते हैं निदर्शन की विशेषताएं या श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषताएं। श्रेष्ठ निदर्शन में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? सबसे पहले आता है समग्र का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो निदर्शन है वो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। एक श्रेष्ठ निदर्शन की सबसे पहली विशेषता होती है यह समग्र का प्रतिनिधित्व करना। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो। जब सभी इकाइयों को निदर्शन में या सभी इकाइयों को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है तो वो समग्र का प्रतिनिधित्व ही करता है। अगला आता है निष्पक्षता। एक श्रेष्ठ निदर्शन को पक्षपात और मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी झूठ नहीं होनी चाहिए। उसके अंतर्गत हम किसी भी इकाई को चुन सकें तभी वह श्रेष्ठ निदर्शन कहलाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उत्तरदाता को जो मिले वह उसे ही निदर्श इकाई मान ले, अन्यथा वह प्रतिनिधित्वपूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता। निदर्शन का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुसंधानकर्ता की रुचि, स्वार्थ, सुविधा और स्वेच्छा पर वह आधारित ना हो, ना ही उसमें पूर्व धारणा या अनुसंधानकर्ता की असावधानी का कोई प्रभाव पड़ता हो। अगला है पर्याप्त आकार। श्रेष्ठ निदर्शन के लिए यह आवश्यक है कि निदर्शन की जो इकाइयां अनुसंधानकर्ता चुनता है उनकी संख्या पर्याप्त हो। निदर्शन में जितनी अधिक इकाइयां होंगी परिणाम में उतनी ही अधिक परिशुद्धता आने की संभावना रहेगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम संगणना विधि का ही प्रयोग कर दें कि सभी को चुन लें। आगे आता है साधनों के अनुरूप। एक प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन वह है जो अनुसंधानकर्ता के पास उपलब्ध साधनों के अनुरूप हो। साधनों को ध्यान में रखकर ही निदर्शन की संख्या, प्रकार और उसकी चुनाव विधि का निश्चय किया जाना चाहिए। साधनों के अनुरूप निदर्शन न होने पर उसमें पक्षपात आने की संभावना बढ़ती है। इसके बाद अगला आता है तर्क पर आधारित। निदर्शन जो है वह तर्क पर आधारित होना चाहिए। जिस भी निदर्श इकाई को हम चुन रहे हैं वो तर्क पर आधारित होना चाहिए कि इस निदर्श इकाई में समग्र की विशेषताएं शामिल हैं। एक उत्तम निदर्शन वही होता है जो सामान्य ज्ञान और तर्क पर आधारित हो। निदर्शन को तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। केवल सूत्रों और नियमों का अंधानुकरण करने से ही आदर्श निदर्शन का चुनाव नहीं किया जा सकता। अगला है उद्देश्यों के अनुरूप। एक श्रेष्ठ निदर्शन वह है जो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए यदि हम किसी शहर विशेष के बीड़ी श्रमिकों का या कोई अन्य प्रकार के श्रमिकों का आर्थिक सामाजिक अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे निदर्शन में ऐसे श्रमिक ही शामिल किए जाने चाहिए, ना कि पूंजीपति या उद्योगपति। तो उद्देश्यों के अनुरूप ही किसका निदर्शन का चुनाव किया जाना चाहिए। अगला आता है व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित। एक उत्तम निदर्शन का चयन करने के लिए हमें अन्य अनुभवी अनुसंधानकर्ताओं के अनुभवों का भी उपयोग करना चाहिए। यानी अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने जो अनुभव लिया था चुनाव करने के लिए हम उनके अनुभवों को काम में ले सकते हैं। यदि जिस क्षेत्र का अध्ययन हम कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूर्व में भी किसी ने अध्ययन किया है तो उस व्यक्ति से या उस अनुसंधानकर्ता से हमें मिलना चाहिए और उसके अनुभवों का फायदा या लाभ उठाना चाहिए। आगे आता है स्वतंत्रता।
समग्र की सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। निदर्शन में कोई भी इकाई सम्मिलित होने के लिए किसी अन्य इकाई पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर वह किसी अन्य इकाई पर निर्भर है तो वह निदर्शन उचित निदर्शन नहीं होगा, बल्कि उसमें पक्षपात की संभावना रहेगी। इस प्रकार आज हमने निदर्शन के भाग 2 के अंतर्गत निदर्शन के आधार और निदर्शन की विशेषताओं को जाना। आगे के इकाई में या आगे के वीडियो में हम निदर्शन के गुण और दोषों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।